हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टूडेंट्स, ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि मैक्रो शब्द वो कौन से शब्द से लिया गया है? मैक्रोस। और मैक्रोस कैसा शब्द है? हमारा ग्रीक शब्द। और इस मैक्रोस का अर्थ क्या होता है? लार्ज। तो मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ लार्ज होता है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू, ये किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? ये कही थी जैकोब विनर ने। मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है नॉर्मेटिव साइंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी होती है? नॉर्मेटिव साइंस। कि इस नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है कि क्या होना चाहिए, ये बताता है। इसमें नॉर्मेटिव साइंस के अंदर क्या होता है कि क्या होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव साइंस में होता है। नॉर्मेटिव साइंस को क्या बोलते हैं हम? आदर्शात्मक विज्ञान। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी होती है? नॉर्मेटिव साइंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज पॉलिसी साइंस। और पॉलिसी साइंस को ही हम प्रैक्टिकल साइंस बोलते हैं। नेशनल इनकम का दूसरा नाम, या हम नेशनल इनकम को किस प्रकार लिख सकते हैं? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, क्या रहेगी हमारी इम्पोर्टेंस नेशनल इनकम की? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये सभी इम्पोर्टेंस है नेशनल इनकम की। स्टूडेंट्स, ये कुछ फुल फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है? जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ये हमारी रेजिडेंट होती है, जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। और अगली क्या हमारी? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। ये सिटीजन और कंट्री शामिल होती है इसमें, सिटीजन ऑफ कंट्री। मतलब जीएनपी में क्या है? जो हमारे देश के नागरिक है लेकिन वो बाहर दूसरे देश में रहते हैं, वो जीएनपी में इंक्लूड होंगे। और जीडीपी के अंदर क्या होगा? जो हमारे भारत के अंदर रहते हैं, जीडीपी में केवल वही काउंट होंगे। एनडीपी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। पीआई, पर्सनल इनकम। डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एनडीपी, एनडीपी क्या होता है? कैसे निकालते हैं हम एनडीपी? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और स्टूडेंट, जीएनपी कैसे निकालेंगे हम? जीएनपी का फॉर्मूला पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनआईएफए। एनआईएफए की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट? प्रोडक्ट को बनाने में जो
लागत आती है हमारी, वो होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। और एक मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस होता है, वो क्या होता है, जिस मूल्य पर हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो हमारी मार्केट प्राइस होती है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कई बार एफसी और एमपी या एमसी दिया रहता है, तो क्या होता है, एफसी क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी टोटल कॉस्ट लगती है, मतलब टोटल लागत आती है, वो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। और उस प्रोडक्ट को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं वो हमारी मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस होती है। पीआई पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे हम, नेशनल इनकम माइनस कॉरपोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस एसएससी। एसएससी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट। स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ये लर्न करना। पीआई का फॉर्मूला क्या रहेगा या कैसे निकालते हैं हम पर्सनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें से माइनस करेंगे कॉरपोरेट इनकम टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे हम सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और ऐड क्या कर देंगे हम, ट्रांसफ़र पेमेंट। डीपीआई कैसे निकालते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। कैसे निकालेंगे हम, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। और एक फॉर्मूला और होता है हम डीपीआई निकालने का, हमारा जितने भी हमारी कंजप्शन और सेविंग होती हैं उनको ऐड कर देंगे तो भी हमारी डीपीआई आएगी। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। एनएनपीएफसी ये कैसे निकालेंगे हम, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईएफए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट इन सब की फुल फॉर्म मैं ऊपर बता चुकी हूँ, तो ये लर्न कर लेना। पर्सनल ट्रेड साइकिल, ये हमारा पर्सनल ट्रेड साइकिल होता है। शुरुआत में होता है तो वो होती है हमारी पैशन, और जो सबसे हाइट पे होती है वो हमारी पीक पे होती है, और जब नीचे गिरने वाली होती है तो रिसेशन, और जब नेगेटिव हो जाती है तो होती है हमारी डिप्रेशन, और जब हम थोड़ा ऊपर उठना शुरू होते हैं तो होती है हमारी टफ पोजीशन। यहाँ पर हम गवर्नमेंट से लोन ले लेते हैं, गवर्नमेंट लोन देती है हमारा, और तो हम रिकवरी करना शुरू कर देते हैं। फिर जो हमारी रिसेशन पोजीशन होती है वहाँ पर हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है। प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। ये याद करना स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है ये। प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस थ्योरी को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, प्राइस थ्योरी। आय और रोजगार सिद्धांत को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या रहेगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक अल्पकालिक स्थिति है, इसे बाजार की शक्तियां स्वयं ही पूरा करने में सफल हो सकेंगी, इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह किस सिद्धांत में बोला गया है, यह परंपरावादी सिद्धांत में बोला गया। परंपरावादी सिद्धांत में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा सिद्धांत हुआ, परंपरावादी सिद्धांत। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी पुस्तक है, केंज की। केंज की ये पुस्तक कब आई थी, 1936 में। अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, केंज ने।
स्टूडेंट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोई क्वेश्चंस आए और पूछे कि ये किसने दिया था, तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप अगर तुक्का लगाना चाहे तो केन्ज के ऊपर लगाना तुक्का, क्योंकि अधिकतर थ्योरी इस मैक्रो इकोनॉमिक्स ने केन्ज ने दी है। बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। सरकार यह हस्तक्षेप मुख्य रूप से फिस्कल पॉलिसी में परिवर्तन करके करती है। यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? केन्ज के सिद्धांत की अवधारणा। केन्ज ने बेरोजगारी का मुख्य कारण किसे माना है? समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड को मुख्य बेरोजगारी का कारण माना है। किसने? केन्ज ने। एग्रीगेट डिमांड के तत्व या एलिमेंट हैं, कौन कौन से रहेंगे? पूंजीगत वस्तुओं की मांग, सरकारी व उपभोग वस्तुओं की मांग, ये हमारे समग्र मांग के एलिमेंट हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? फ्रीडमैन ने। और न्यू क्लासिकल थ्योरी का दूसरा नाम क्या रहेगा? मौद्रिक सिद्धांत। न्यू क्लासिकल थ्योरी किसने दी? फ्रीडमैन ने। और न्यू क्लासिकल थ्योरी का दूसरा नाम रहेगा मौद्रिक सिद्धांत। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसमें शेष विश्व के साथ आर्थिक तथा वित्तीय संबंध बना रहता है, अर्थात हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। वो होती है हमारी खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा स्टूडेंट? जो भी अगर हमें दूसरे देशों के साथ कोई संबंध रखते हैं, जैसे हम आयात या निर्यात करते हैं, अपना सामान दूसरे देशों में भेजते हैं या दूसरे देशों से कुछ सामान मंगवाते हैं, तो ऐसे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, तो वो होती है हमारी ओपन इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी क्या होगी? जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा दूसरे देशों के साथ, और हमारे जो रिसोर्सेज है वो केवल हमारे देश तक ही सीमित रहेंगे, ना तो हम अपने सामान दूसरे देशों में भेज सकते और ना वहाँ से कुछ मंगवा सकते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था रहेगी हमारी क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बंद हो जाता है। ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट में क्या अंतर है? डेप्रिसिएशन का। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना स्टूडेंट। ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट में क्या अंतर रहेगा? डेप्रिसिएशन का। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकालने को बोले हमें, तो हम क्या करेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ये याद रखना स्टूडेंट कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने को बोलेंगे या जीडीपी निकालने के लिए बोलेंगे। अगर एनडीपी निकालने को बोले तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अगर इसका अपोजिट पूछ लिया जाए तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, तो इसको अच्छे से लर्न करना। माइनस प्लस क्या होगा, क्या निकालने के लिए बोलेंगे क्वेश्चंस में, वो ध्यान से पढ़कर तभी आंसर करना। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस में अंतर पाया जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, एनआईटी का, एनआईटी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट। एनआईटी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करेंगे सब्सिडी को। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में अंतर पाया जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में अंतर पाया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का। वह कौन सी आय है जिसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह
या उत्पादन में कोई योगदान नहीं करना पड़ता। कौन सी आय है वो? ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह या उत्पादन में कोई योगदान नहीं करना पड़ता। ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ये याद रखना स्टूडेंट, कौन सी इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? ट्रांसफर इनकम को। और शामिल कौन सी इनकम को करते हैं? हम फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? जीडीपी को। जीडीपी किसे कहते हैं? एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया जीडीपी को। जीएनपी मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे हम? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए। किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ कहलाता है। पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है? किसी देश के व्यक्तियों व परिवारों को एक लेखा वर्ष में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त साधन आय तथा वर्तमान हस्तांतरण का जोड़ कहलाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का वह भाग जिसे गृहस्थ अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता है कहलाती है प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये किसका फॉर्मूला है? ये होते हैं हमारी मूल्य वृद्धि निकल के आती है ऐसे। फैक्टर इनकम के भाग कौन कौन से हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम, ये सारे फैक्टर इनकम के भाग हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? शुम्पीटर ने। कब दिया था ये? 1917 में। 1917 में शुम्पीटर ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। शुम्पीटर ने 1917 में। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? सीएसओ द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है इंडिया में। वैल्यू एडिड मेथड का दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड। वैल्यू एडिड मेथड के दूसरे नाम क्या है? अदर नेम इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड और नेट आउटपुट मेथड, ये किसके नाम है? वैल्यू एडिड मेथड के। वह विधि कौन सी है जिसमें एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है? कौन सी विधि है वो? उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड। वह विधि का दूसरा नाम है इनकम डिस्पोजल मेथड और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ये किसके दूसरे नाम है? वह विधि के। एक्सपेंडिचर मेथड के अदर नेम क्या रहेंगे? इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड।
राष्ट्रीय आय के प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से वे रहेंगे? रियल फ्लो में और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर क्या रहेंगे? हमारी गुड्स और सर्विसेज आते हैं, और मॉनेटरी फ्लो में मनी से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय आय के प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज, और मॉनेटरी फ्लो में मनी आती है। आय का वह भाग जिसे बचा कर रख लिया जाता है, आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता, वह है विथड्रॉल्स और लीकेजेस। समग्र उपभोग व्यय तथा टोटल इनकम के संबंध को प्रकट करता है। उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शंस। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाली डैश कहलाती है उपभोग प्रवृत्ति। रिलेशन बिटवीन एपीएस और एपीसी। एपीएस और एपीसी इक्वल होती है 1 के, और एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन क्या रहेगा? ये भी एमपीसी प्लस एमपीएस होती है इक्वल 1 के। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में एपीएस और एपीसी की फुल फॉर्म बताना, और एमपीएस और एमपीसी की भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई सजेशंस हो तो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। इनकम मेथड का दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ये किसके अदर नेम है? इनकम मेथड के अदर नेम क्या रहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। डैश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान किसी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य से है। उत्पाद का मूल्य। किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक करना कहलाता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होता है? वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार करना, वो होती है हमारी डबल काउंटिंग। के का फॉर्मूला बताना। के को हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर को हम के बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? चेंज इन इनकम और डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। मल्टीप्लायर में हम वाई को डिनोट करते हैं इनकम से, और आई होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, और ये इसको बोलते हैं हम डेल्टा। चेंज इनको हम डेल्टा के रूप में दिखाते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित एमसीक्यूज को 1 लाइनर फॉर्म में किया है। स्टूडेंट, आपको ये क्लास कैसी लगी है? स्टूडेंट्स अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, और आगे किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करें ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।